नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, जय हरियाणा। हरियाणा जी के सीरीज में मैं चंद्रहास कास्ट क्लासेस की हरियाणा जी के सीरीज में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि मेरा पूरा कास्ट क्लासेस का परिवार अच्छा होगा और जबरदस्त तरीके से दोस्तों आने वाले एचएसएससी के एग्जाम्स की तैयारी भी कर रहे होंगे। आपकी उसी तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए, उसी तैयारी को और जबरदस्त बनाने के लिए मैं आपके सामने आज बहुत ही जबरदस्त हरियाणा जीके की एक वीडियो लेके आया हूं। आप वीडियो पर दोस्तों अंत तक बने रहना और अभी तक आपने दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो आए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से अपन पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, आज हम एक बहुत शानदार डिस्ट्रिक्ट अपने पास में, और उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है रोहतक। आज हम रोहतक डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानेंगे और रोहतक से रिलेटेड जो पॉइंट बनेंगे वो आज हम रोहतक भाग 1 के अंदर भी पढ़ेंगे और कल रोहतक भाग 2 मिलेगा आपको, रोहतक भाग 2 के अंदर भी पढ़ेंगे। 2 डिस्ट्रिक्टों के अंदर रोहतक को बांट के पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है जिसके कारण बच्चों को देखने में दिक्कत होती है, परेशानी होती है। उसी परेशानी को समझते हुए रोहतक को 2 हिस्सों के अंदर बांटेंगे। तो दोस्तों, यदि रोहतक का जिक्र मैं आपके सामने करूं तो आज हम हरियाणा का एक बहुत ही शानदार डिस्ट्रिक्ट है रोहतक, और इस रोहतक से रिलेटेड जो भी दोस्तों महत्वपूर्ण पर्सन बनेंगे, रोहतक से रिलेटेड जो भी दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे, वो सारे क्वेश्चन मैं आपके सामने करवाऊंगा। आप मेरे साथ में वीडियो पर अंत तक बने रहना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, और वीडियो को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर भी करना। पहला क्वेश्चन बनेगा कि ये जो रोहतक है दोस्तों, ये रोहतक कब बना था? 1 नवंबर 1966 में। 1 नवंबर 1966 में, 1 नवंबर 1966 में ही अपने पास में दोस्तों हरियाणा बना था। और जब हरियाणा बना था उस समय लाडलो अपने पास में जिले थे 7, और 7 जिलों में से एक जिला अपने पास में कौन सा हुआ करता था? रोहतक हुआ करता था। जब हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 को, तो उस समय दोस्तों अपने पास में 7 जिले थे, और 7 जिलों में से एक डिस्ट्रिक्ट अपने पास में, एक जिला अपने पास में दोस्तों कौन सा हुआ करता था? रोहतक हुआ करता था, रोहतक। ये जो रोहतक है ना, रोहतक, ये रोहतक जो भाई साहब तारावती के पुत्र, रोहतक जो तारावती के पुत्र रोहितास के नाम पर बसाया गया है। तारावती का जो बेटा है ना, तारावती का बेटा है जो रोहितास है, उसके नाम पर दोस्तों हरियाणा का एक शहर बसा है जिसका नाम रोहतक है। ध्यान रखिएगा, तारावती के बेटे, तारावती के पुत्र रोहितास के नाम पर जो शहर बसा है वो कौन सा है? रोहतक, रोहतक। और तारावती का बेटा एक रोहितास हुआ करता था, जिसके कारण ही दोस्तों इस रोहतक का पुराना नाम, जिसके कारण ही दोस्तों इस रोहतक का पुराना नाम क्या है? तो आप बताएंगे रोहितासपुर, 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 ये रोहतक का पुराना नाम है। यहां तक क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है, ध्यान रखना। रोहतक का पुराना नाम पूछे, ओल्ड नेम पूछे रोहतक का, तो रोहितासपुर ये रोहतक का पुराना नाम है। और यदि दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछे कि रोहतक का उपनाम क्या है, उपनाम के बारे में जाने, तो रोहतक का जो उपनाम है ना, रोहतक का जो उपनाम है, रोहतक के यदि उपनाम के बारे में यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो रोहतक का जो उपनाम है उसमें आप बता देना दोस्तों एजुकेशन सिटी के नाम से, सॉरी एजुकेशन हब के नाम से जानते रोहतक को। ध्यान रखना, हरियाणा का मन कहते हैं किसको? तो आप बता देना दोस्तों रोहतक को। और हरियाणा का मन रोहतक एजुकेशन हब के नाम से किसे जानते हैं? तो दोस्तों आप बताएंगे रोहतक को जानते हैं। और हरियाणा की राजनीति की राजधानी, हरियाणा की राजनीति की जो राजधानी है ना दोस्तों, हरियाणा की जो राजनीति की राजधानी है उसे भी हम कौन से जिले को जानते हैं? उस नाम से भी हम कौन से जिले को जानते हैं? तो दोस्तों रोहतक को। हरियाणा की राजनीति की जो राजधानी है वो रोहतक है। हरियाणा का मन कौन सा है? तो रोहतक है। और हरियाणा का एजुकेशन हब किसे कहते हैं? तो दोस्तों रोहतक को कहते हैं। ये जो रोहतक है इसका यदि क्षेत्रफल देखूं मैं, इसका क्षेत्रफल कितना है? तो दोस्तों रोहतक का जो क्षेत्रफल है वो 1745 वर्ग किलोमीटर है, 1745 वर्ग किलोमीटर ये रोहतक का क्षेत्रफल है। दोस्तों यदि रोहतक का लिंगानुपात देखूं मैं, लिंगानुपात सेक्स रेशियो कितना है? तो 867, 867 ये रोहतक का लिंगानुपात है।
और दोस्तों यदि रोहतक के मैं जन घनत्व के बारे में जानूं कि रोहतक के अंदर पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है, तो 486 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रोहतक के अंदर रहते हैं। 486 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रोहतक के अंदर रहते हैं। और दोस्तों रोहतक के अंदर यदि मैं साक्षरता दर का जिक्र करूं, साक्षरता दर कितना है, तो दोस्तों रोहतक में जो साक्षरता की दर है वो 80.22% है, 80.22%। ध्यान रखना। क्षेत्रफल का जिक्र करूं 1745, लिंगानुपात 867, जनघनत्व 486 और दोस्तों साक्षरता दर का जिक्र करूं तो 80.22% ये रोहतक की लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर है। विधानसभा सीटों का जिक्र किया जाए तो दोस्तों विधानसभा की रोहतक के अंदर 4 सीटें पड़ती है, 4। एक विधानसभा की सीट लाडलो अपने पास में रोहतक है, एक विधानसभा की सीट दोस्तों अपने पास में महम है, महम, और एक विधानसभा की सीट दोस्तों अपने पास में विधानसभा की सीट घड़ी सांपला किलोई है, घड़ी सांपला किलोई, और एक दोस्तों अपने पास में जो विधानसभा की सीट है ना वो कलानौर है, कलानौर। ये भाई साहब कलानौर है, ये एससी की रिजर्व सीट है। ध्यान रखना रोहतक के अंदर विधानसभा की 4 सीटें हैं, एक विधानसभा की सीट रोहतक है, एक विधानसभा की सीट दोस्तों महम है, एक विधानसभा की सीट घड़ी सांपला किलोई है और एक विधानसभा की सीट कलानौर है, कलानौर। कलानौर का यदि जिक्र किया जाए तो दोस्तों कलानौर है ना, कलानौर ये एससी की रिजर्व सीट है, ये ध्यान रखना। एक कॉल आ रहा है भैया, ठीक है दोस्तों ध्यान रखिएगा। विधानसभा की रोहतक में कितनी सीटें हैं? 4। एक सीट है रोहतक, एक सीट है अपने पास में महम, एक सीट है अपने पास में गढ़ी सांपला और एक सीट है कलानौर। और कलानौर जो दोस्तों अपने पास में विधानसभा की सीट है, ये कैसी सीट है तो आप बता देना लाडलो, ये एससी की रिजर्व सीट है। और ये चीजें आप ध्यान रखना। यहां तक मेरे हिसाब से मेरे दोस्तों को, मेरे साथियों को, मेरे मित्रों को, मेरे भाइयों और बहनों को अच्छे तरीके से सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। यदि यहां तक सारे पॉइंट क्लियर है तो मैं आपकी इच्छा से आगे बढ़ूं। फिर यहां तक आपने नोट कर लिए होंगे, यहां तक आपने लिख भी लिए होंगे, और नहीं लिखे हैं तो दोस्तों इन चीजों का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि बहुत शानदार तरीके से अपन पढ़ रहे हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से, बिल्कुल अच्छे तरीके से। ठीक है, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए लाडलो, मैं साफ कर रहा हूं बात। यदि किसी ने नहीं लिखा है तो वीडियो को बैक करके लिख लीजिए क्योंकि वीडियो बहुत ही शानदार है, वीडियो बहुत ही जबरदस्त है, वीडियो शानदार है, वीडियो एकदम बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ में हम आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद में यदि दोस्तों हम जिक्र करें अपन नेक्स्ट पॉइंट का, तो अपने पास में जो नाम आता है उसमें नाम आता है अपने पास में दोस्तों, सबसे पहले जो नाम आता है ना रोहतक में, वो अपने पास में नाम आता है, एक स्थान पड़ता है अस्थल भोर मठ। अस्थल भोर मठ, ये भाई साहब जो अस्थल भोर मठ नामक स्थान पड़ता है ना, ये अस्थल भोर मठ कहां पर पड़ता है तो दोस्तों आप बताएंगे। अस्थल भोर जो मठ है ये पड़ता अपने पास में रोहतक में। और अस्थल भोर मठ की स्थापना किसने की थी तो आप बता देना दोस्तों। अस्थल भोर मठ की स्थापना चौरंगी नाथ ने की थी, चौरंगी नाथ ने। अस्थल भोर मठ जो कहां है? रोहतक में। अस्थल भोर मठ की स्थापना किसने की थी तो दोस्तों आप बता देना, चौरंगी नाथ ने। और नाथ संप्रदाय का जनक जो माना जाता है ना दोस्तों, वो नाथ संप्रदाय का जनक गुरु गोरखनाथ को माना जाता है, गुरु गोरखनाथ को। नाथ संप्रदाय के जनक के बारे में जाने, नाथ संप्रदाय से रिलेटेड पॉइंटों के बारे में जाने तो नाथ संप्रदाय का जनक जो गुरु गोरखनाथ को माना जाता है, गुरु गोरखनाथ को। ये जो लाडलो गुरु गोरखनाथ है, ये गुरु गोरखनाथ किसके भगत हुआ करते थे तो भगवान शिव के। और आपको तो पता ही होगा पूरे हरियाणा में भगवान शिव का सबसे बेहतरीन जो मेला लगता है वो बागोत में लगता है, और बागोत महेंद्रगढ़ के अंदर है। दूसरा सबसे प्रसिद्ध मेला इंछापुरी गुरुग्राम में लगता है। तीसरा सबसे प्रसिद्ध मेला घड़ी सांपला किलोई रोहतक में तीसरा सबसे प्रसिद्ध मेला लगता है। लेकिन अस्थल भोर मठ की स्थापना चौरंगी नाथ ने की थी। नाथ संप्रदाय का जनक गुरु गोरखनाथ को माना जाता है, जो भगवान शिव के भगत हुआ करते थे। और इस गुरु गोरखनाथ के शिष्य, भगवान गुरु गोरखनाथ के जो शिष्य है उस शिष्य का नाम क्या था तो आप बताएंगे बाबा मस्तनाथ। उस शिष्य का नाम क्या हुआ करता था तो दोस्तों आप बता देना, बाबा मस्तनाथ उस शिष्य का नाम हुआ करता था। और बाबा मस्तनाथ की याद में दोस्तों, बाबा मस्तनाथ की याद में, बाबा मस्तनाथ की याद में, बाबा मस्तनाथ की याद में मेला कहां पर लगता है तो आप बताएंगे अस्थल भोर मठ रोहतक के अंदर बाबा मस्तनाथ का मेला लगता है। क्लियर है? यहां तक क्लियर रखिएगा। अस्थल भोर मठ के ऊपर किसका मेला लगता है तो बाबा मस्तनाथ की याद में मेला लगता है
है, ध्यान रखना, स्थलभोर मठ के ऊपर। लेकिन घटना दोस्तों 17 सितंबर 2017 की है। 2017 की घटना है। घटना 17 सितंबर की है और 17 सितंबर 2017 की घटना है। 17 सितंबर 2017। 17 सितंबर 2017 से पहले स्थलभोर मठ की गद्दी के ऊपर बाबा चांदनाथ बैठा हुआ था, बाबा चांदनाथ। लेकिन 17 सितंबर 2017 में बाबा चांदनाथ की डेथ हो जाती है और डेथ होने के बाद स्थलभोर मठ की गद्दी के ऊपर किसे बैठाया गया था? तो लाडलो आप बता देना, बाबा बालकनाथ को बैठाया गया था। बाबा जो बालकनाथ है ना, बाबा बालकनाथ, इसको बैठाया गया था। ये जो बाबा बालकनाथ है दोस्तों, ये वर्तमान में अलवर से सांसद है, अलवर से सांसद है, अलवर से सांसद। ध्यान रखना, बाबा बालकनाथ का जिक्र करें तो दोस्तों स्थलभोर मठ की गद्दी के ऊपर जो वर्तमान में बाबा बैठे हैं वो बाबा बालकनाथ हैं, जो अलवर से सांसद हैं, जो बीजेपी पार्टी से है। जो बीजेपी पार्टी कब बनी थी? 1980 में। और इसी समय अपने पास में दोस्तों मेवात डेवलपमेंट बोर्ड बना था, मेवात विकास बोर्ड बना था। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही होगी, और यदि दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करना। और अभी तक आपने मेरे कास्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो आए वो वीडियो सबसे पहले दोस्तों आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, बहुत बेहतरीन तरीके से अपन एक एक पॉइंट का अध्ययन करते चल रहे हैं। अब अपने पास में लाडलो जो सबसे पहले जो क्वेश्चन आएगा ना, वो सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है उसमें अपने पास में नाम आता है 1656 का। 1656 में दोस्तों अपने पास में महम की बावड़ी बनाई गई थी। जो महम की बावड़ी है ना, महम की बावड़ी, ये महम की बावड़ी बनी थी अपने पास में 1656 में। महम की बावड़ी जो 1656 में बनी थी दोस्तों, ये किसने बनवाई थी? तो आप बताएंगे जो शाहजहां है ना, शाहजहां, शाहजहां, ये शाहजहां के शासनकाल में बनी थी। आपसे क्वेश्चन पूछे किसके शासनकाल में बनी थी, तो शाहजहां के शासनकाल में ये महम की बावड़ी बनी थी। महम की बावड़ी का जिक्र किया जाए तो दोस्तों 1656 में बनी थी। 1656 में किसके शासनकाल में बनी थी? शाहजहां के शासनकाल में बनी थी। और शाहजहां का एक दरबारी कवि हुआ करता था, शाहजहां का, जिसका नाम था दोस्तों सुद्दो कलाल। ये शाहजहां का दरबारी कवि हुआ करता था, सुद्दो कलाल। इसने ये महम की बावड़ी बनवाई थी। महम की बावड़ी कहाँ है? रोहतक में। कब बनी थी? 1656 में। किसके शासनकाल में बनी थी? शाहजहां के शासनकाल में। और शाहजहां के शासनकाल में ये बावड़ी किसने बनवाई थी? तो शाहजहां का जो दरबारी कवि था जिसका नाम सुद्दो कलाल था, उस शाहजहां के दरबारी सुद्दो कलाल ने ये महम की बावड़ी बनवाई थी। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट पॉइंट, ये जो महम की बावड़ी है ना दोस्तों, ये कहां पर पड़ती है? तो आप बताएंगे महम में। और महम दोस्तों उसका पुराना नाम क्या है? तो आप बताएंगे महम का पुराना नाम है महेस्त। महम का यदि पुराना नाम यदि पूछा जाए आपसे तो महम का पुराना नाम क्या है? महेस्त। लेकिन लाडलो ये पॉइंट आपने भी ध्यान रखना अच्छे तरीके से कि ये जो महम की बावड़ी है ना, इसे दोस्तों चोरों की बावड़ी के नाम से भी जानते हैं। महम की बावड़ी को किस नाम से भी जानते हैं? चोरों की बावड़ी के नाम से भी जानते हैं। इस महम की बावड़ी को दोस्तों स्वर्ग का झरना भी कहा जाता है। स्वर्ग का झरना भी कहा जाता है। स्वर्ग का झरना भी कहा जाता है। और इस महम की बावड़ी को दोस्तों चौबीसी चबूतरे के नाम से भी जानते हैं। चौबीसी चबूतरे के नाम से, चौबीसी चबूतरे के नाम से भी इसे जाना जाता है। महम का चौबीसी चबूतरा, स्वर्ग का झरना अथवा चोरों की बावड़ी के नाम से दोस्तों किसे जानते हैं? तो महम की बावड़ी को जानते हैं, जो 1656 में बनी थी, जो शाहजहां के शासनकाल में शाहजहां के दरबारी कवि सुद्दो कलाल ने बनवाई थी। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो जल्दी से आप कमेंट करो, मैं आपके कमेंटों का रिप्लाई जरूर करूंगा। और यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करना, मेरे साथ में बने रहना, ठीक है? चलिए दोस्तों, बहुत बढ़िया तरीके से अपन पढ़ रहे हैं, बहुत ही शानदार तरीके से एक एक पॉइंट का अध्ययन करते चल रहे हैं। अब मैं नेक्स्ट पॉइंटों की तरफ बढ़ूंगा। नेक्स्ट पॉइंटों के अंदर जो भी पॉइंट महत्वपूर्ण पॉइंट बनेंगे उन सभी पॉइंटों का अच्छे तरीके से अध्ययन करते चलूंगा। आप मेरे साथ में वीडियो पर अंत तक बने रहना, क्योंकि वीडियो बहुत ही अच्छे होने वाली है, बहुत ही शानदार होने वाली है। अब दोस्तों अपने पास में नाम आता है, अपने पास में जो नाम आएगा अब अपने पास में, वो दोस्तों अपने पास में नाम आता है रोहतक का। रोहतक से 1857 की क्रांति का। रोहतक से 1857 की जो क्रांति है ना,
इसका नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों 1857 की क्रांति का नेतृत्व रोहतक से किसने किया था? तो एक रांगड़ समुदाय था, रांगड़ समुदाय। इस रांगड़ समुदाय ने रोहतक से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। और ये जो रांगड़ समुदाय है ना दोस्तों, ये कौन से धर्म से रिलेटेड था? तो आप बताएंगे मुस्लिम धर्म से रिलेटेड था, मुस्लिम धर्म से। ध्यान रखना, रोहतक से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों रोहतक से 1857 की क्रांति का नेतृत्व रांगड़ समुदाय ने किया था। रांगड़ समुदाय जो कौन से धर्म से रिलेटेड है? तो आप बताएंगे मुस्लिम धर्म से। इन रांगड़ों के बारे में ऐसा बताया जाता है कि 1857 की क्रांति के दौरान या 19वीं सदी में, 1857 की क्रांति के दौरान या 19वीं सदी के अंदर जो मुसलमान गुरुग्राम, झज्जर और रोहतक में रहता था, जिन्होंने किसी भी कारणवश मुस्लिम धर्म अपना लिया था, वही मुसलमान रांगड़ मुसलमानों के नाम से जाना गया था। इन रांगड़ मुसलमानों ने बहुत भयंकर तरीके से अंग्रेजों का रोहतक में इलाज किया था, बहुत भयंकर तरीके से अंग्रेजों को पटक पटक के रोहतक में मारा था। जैसे ही दोस्तों 1857 की क्रांति की शुरुआत रोहतक से होती है, ये रांगड़ अंग्रेजों के ऊपर टूट पड़ते हैं और अंग्रेज रोहतक छोड़ के भाग जाते हैं रांगड़ समुदाय के लोगों से डरकर। तो इन रांगड़ समुदाय के लोगों को दबाने के लिए, इन रांगड़ समुदाय के लोगों को दबाने के लिए दोस्तों 24 मई 1857 को, इन रांगड़ समुदाय के लोगों को दबाने के लिए दोस्तों 24 मई 1857 को दिल्ली से एक फौजी टुकड़ी, दिल्ली से एक फौजी टुकड़ी, दोस्तों दिल्ली से एक फौजी टुकड़ी, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। दिल्ली से एक फौजी टुकड़ी रोहतक भेजी जाती है। बहुत जबरदस्त पढ़ रहे हैं, बहुत ही शानदार। एक कॉल आ रहा है भैया। हाँ चलिए, अब दिल्ली से एक फौजी टुकड़ी 24 मई 1857 को दोस्तों कहां से भेजी गई है? दिल्ली से रोहतक भेजी गई। अब दिल्ली से जो फौजी टुकड़ी रोहतक भेजी गई थी 1857 की क्रांति में 24 मई 1857 को, उस अंग्रेजी टुकड़ी से भी रांगड़ समुदाय समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया। तो इस टुकड़ी का भी भाई साहब जैसे तैसे करके रांगड़ों ने इलाज कर दिया। उसके बाद लाडलो, उसके बाद की घटना अपने पास में कि अगस्त 1857 में, अगस्त 1857 की घटना है दोस्तों। अगस्त 1857 में सेनापति जो हडसन है ना, सेनापति, एक सेनापति हुआ करता था, अंग्रेज सेनापति हडसन। इस अंग्रेज सेनापति हडसन के नेतृत्व में अगस्त 1857 में अंग्रेज सेनापति हडसन के नेतृत्व में दोस्तों एक फौजी दस्ता दिल्ली से रोहतक भेजा गया। दिल्ली से एक फौजी कंपनी फिर से रोहतक भेजी गई। 24 मई को भेजी गई थी, लेकिन उस फौजी कंपनी से बात नहीं बनी थी। तो दोस्तों अगस्त 1857 में सेनापति हडसन के नेतृत्व में एक फौजी दस्ता फिर से दिल्ली से रोहतक भेजा जाता है। कहां? दिल्ली से रोहतक भेजा गया। बात इस दस्ते से भी नहीं बनी थी, मैं क्लियर कर देता हूं, बात इस दस्ते से भी नहीं बनी थी। आखिरकार इस सेनापति हडसन, जो सेनापति हडसन है ना दोस्तों, इस सेनापति हडसन को भयंकर तरीके से रांगड़ समुदाय के लोगों ने मारा था, भयंकर तरीके से हराया था। और जब सेनापति हडसन दोस्तों ये 1857 की क्रांति में रांगड़ समुदाय के लोगों से हार गया था, तो सेनापति हडसन ने रोहतक को 1857 की क्रांति के दौरान, दोस्तों रोहतक को कौन से जिले के अधीन कर दिया था? तो आप बता देना, जींद जिले के अधीन कर दिया था, जींद जिले के अधीन। ठीक है, रोहतक को 1857 की क्रांति के दौरान सेनापति हडसन ने कौन से जिले के अधीन कर दिया था? तो आप बताएंगे जींद जिले के अधीन कर दिया था। लेकिन 1857 की क्रांति का वो सेनापति जो महेंद्रगढ़ अथवा कानोड़ के किले को देखकर आश्चर्यचकित रह गया था। 1857 की क्रांति का वो सेनापति जो महेंद्रगढ़ अथवा कानोड़ के किले को देखकर आश्चर्यचकित रह गया था। तो दोस्तों वो सेनापति हडसन ही था, सेनापति हडसन, जो 1857 की क्रांति में महेंद्रगढ़ अथवा कानोड़ के किले को देखकर आश्चर्यचकित रह गया था। होश उड़ गए थे भाई साहब के। तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद में दोस्तों यदि मैं आगे बढ़ूं तो अपने पास में बहुत ही जबरदस्त एक प्रश्न आएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही लाजवाब प्रश्न आता है अपने पास में। और वो प्रश्न क्या है कि दोस्तों अपने पास में अब नाम आएगा 1883 का, 1883।
1883 में दोस्तों आर्य समाज की शाखा खुली थी रोहतक में लाडलो रोहतक में आर्य समाज की शाखा कब खुली थी? 1883 में। ध्यान रखना, हरियाणा में आर्य समाज की दूसरी शाखा कहाँ खुली थी? तो आप बताएंगे दोस्तों रोहतक में खुली थी। और रोहतक में आर्य समाज की शाखा कब खुली थी? 1883 में। क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा, 1% आपसे पूछ सकता है, लेकिन हिसार में कब खुली थी? 1886 में। लेकिन यहां से दोस्तों यदि क्वेश्चन जो आने की उम्मीद है उस क्वेश्चन के बारे में ये पूछेगा, किस जिले के जाटों पर आर्य समाज का सबसे ज्यादा प्रभाव रहा है? कौन से जिले के जाटों पर दोस्तों आर्य समाज का सबसे ज्यादा प्रभाव रहा है? तो दोस्तों आप बता देना, आर्य समाज का सबसे ज्यादा प्रभाव रहा है कौन से जिले के जाटों के ऊपर? तो आप बताएंगे रोहतक के जाटों के ऊपर। उसके बाद में दोस्तों आप बताएंगे 1888 1888 हरियाणा के अंदर, हरियाणा में कांग्रेस की तीसरी शाखा, दोस्तों हरियाणा में कांग्रेस की थर्ड ब्रांच, हरियाणा में कांग्रेस की तीसरी शाखा 1888 में खुली थी, 1888 में। और हरियाणा में कांग्रेस की तीसरी शाखा 1888 में दोस्तों कहां खुली थी? तो रोहतक में खुली थी, रोहतक में। और ये शाखा किसके प्रयासों से खुली थी? तो दोस्तों आप बता देना, लाला लाजपत राय के प्रयासों से खुली थी। हरियाणा में कांग्रेस की पहली शाखा अंबाला में खुली और हरियाणा में कांग्रेस की पहली शाखा अंबाला में लाला मुरलीधर के प्रयासों से खुली थी। दूसरी शाखा हिसार में खुली थी, दूसरी शाखा है वो हिसार में खुली थी, 87 में खुली थी, लाला लाजपत राय के प्रयासों से खुली थी। लेकिन तीसरी शाखा दोस्तों रोहतक में खुली थी। पहली शाखा अंबाला में लाला मुरलीधर के प्रयासों से और तीसरी शाखा कहां पर? तो रोहतक में लाला लाजपत राय के प्रयासों से। बहुत जबरदस्त तरीके से अपन पढ़ रहे हैं, बहुत ही शानदार तरीके से मेरे साथ में बने रहना, ठीक है? ये चीजें ध्यान रखना। उसके बाद में यदि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूं तो अपने पास में नाम आता है दोस्तों 1914 से 18। 1914 से लेकर 18 तक दोस्तों अपने पास में विश्व युद्ध चला हुआ था, विश्व युद्ध। 1914 से लेकर 18 तक अपने पास में लाडलो विश्व युद्ध चला हुआ था। जो फर्स्ट विश्व युद्ध था, प्रथम वर्ल्ड वार था, फर्स्ट वर्ल्ड वार था। और इस विश्व युद्ध के दौरान दोस्तों हरियाणा में सैनिक भर्ती का मुख्य केंद्र, हरियाणा में सैनिक भर्ती का जो मुख्य केंद्र हुआ करता था ना, हरियाणा में सैनिक भर्ती का जो मुख्य केंद्र हुआ करता था, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो हरियाणा में सैनिक भर्ती का मुख्य केंद्र हुआ करता था वो दोस्तों कौन सा था? तो रोहतक था, रोहतक। और इस रोहतक से कितने सैनिक भर्ती हुए थे? 22,144। इस रोहतक से दोस्तों कितने सैनिक भर्ती हुए थे? तो 22,144 सैनिक। और इस सैनिक भर्ती का विरोध किसने किया था? लाडलो, इस सैनिक भर्ती का विरोध किसने किया था? तो आप बताएंगे पंडित नेकीराम शर्मा ने किया था, पंडित नेकीराम शर्मा ने। आपसे यदि कोई क्वेश्चन पूछे कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, ये फर्स्ट वर्ल्ड वार जो 1914 से लेकर 18 तक चला था, इस वर्ल्ड वार के दौरान हरियाणा में सैनिक भर्ती का मुख्य केंद्र रोहतक हुआ करता था। और रोहतक से दोस्तों 22,144 सैनिक भर्ती हुए थे। और इस सैनिक भर्ती का विरोध पंडित नेकीराम शर्मा ने किया था, पंडित नेकीराम शर्मा ने। लेकिन 1914 से 18 तक जो विश्व युद्ध चल रहा था और उसमें जो सैनिक भर्ती का मुख्य केंद्र रोहतक बनाया गया था, ये रोहतक किसकी अनुशंसा के ऊपर, किसके कहने पर सैनिक भर्ती का मुख्य केंद्र बना था? तो महात्मा गांधी और सर छोटूराम के कहने पर रोहतक को सैनिक भर्ती का मुख्य केंद्र बनाया गया था। लेकिन आप ये ध्यान रखना, रोहतक से जो सैनिक भर्ती हुए थे उनकी संख्या 22,144 है और इसका विरोध पंडित नेकीराम शर्मा ने किया था। और पंडित नेकीराम शर्मा ने दोस्तों कहा था कि मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए, मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए। ये किसने कहा था? पंडित नेकीराम शर्मा ने कहा था, पंडित नेकीराम शर्मा ने कहा था, ठीक है? ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अपने पास में नाम आता है 1916। 1916 में नीचे दिख रहा है ना, 1916 में अपने पास में एक समाचार पत्र है जिसका नाम है जाट गजट। ये जाट गजट 1916 में दोस्तों जाट गजट समाचार पत्र निकला था। आपसे यदि कोई क्वेश्चन ये कह दे कि जाट गजट जो समाचार पत्र है, ये जाट गजट समाचार पत्र 1916 में निकला था,
कौन सी भाषा में निकला था? उर्दू में निकला था। उर्दू के अंदर जाट गजट किसने निकाला था दोस्तों? तो आप बताएंगे सर छोटू राम ने निकाला था। सर छोटू राम ने। क्लियर है? जाट गजट जो समाचार पत्र है ना, जाट गजट समाचार पत्र 1916 में निकला था। किसने निकाला था? सर छोटू राम ने निकाला था। कैसा समाचार पत्र था? साप्ताहिक समाचार पत्र था। और कौन सी भाषा में निकाला था? उर्दू भाषा में निकाला था। सर छोटू राम ने निकाला था। तो दोस्तों रोहतक भाग 1 के अंदर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और यदि जानकारी अच्छी लगी है तो रोहतक भाग 2 का भी आप इंतजार करना। रोहतक भाग 2 भी मैं आपके सामने बहुत जबरदस्त तरीके से आपके सामने लेके आऊंगा। मेरे साथ में बने रहना, अपना प्यार और सहयोग आशीर्वाद मेरे साथ में बनाकर रखना। कल आपको रोहतक भाग 2 मिलेगा और आप मेरे साथ में बने रहना। रोहतक भाग 2 जरूर देखना, क्योंकि अब रोहतक भाग 2 के अंदर जितने भी पॉइंट बने होंगे वो सारे पॉइंट मैं फिनिश करवा दूंगा। तो मेरे साथ में बना रहना, अपना प्यार आशीर्वाद सहयोग भी मेरे साथ में बनाकर रखना दोस्तों। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत। ठीक है, मेरे साथ में बने रहना।